Welcome, my dear students. First question of the session. Hour hand and minute hand of a clock coincide every 68 minutes. Is the clock losing the time? If yes, then how much does the clock lose in an hour? तो सबसे पहले pause the video and try to understand कि यहाँ पे if hour hand and minute hand of a clock coincide every 68 minutes, तो clock यहाँ पे lose कर रही होगी time या फिर gain कर रही होगी time, दोनों में से क्या केस बनेगा? So in general we've seen that कब कोइंसाइड करते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी होता है कोइंसाइड करने का, आवर हैंड और मिनट हैंड का. तो इन अ क्लॉक आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड आफ्टर 65 and 5/11 minutes. Isn't it so? So they coincide after 65 and 5/11 minutes. But question ये कह रहा है in this particular clock they are coinciding after every 68 minutes. So what is this? ये 68 मिनट हमारा क्या है? ये एक्चुअल टाइम है या फिर क्लॉक का टाइम है? ये एक्चुअल टाइम है या फिर क्लॉक का टाइम है? देखो क्लॉक तो हमारा सर्कल है, तो क्लॉक में तो 65 and 5/11 मिनट्स क्लॉक के अकॉर्डिंग जो 65 and 5/11 मिनट्स होंगे उसके बाद में ही आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे. यानी कि क्लॉक के अकॉर्डिंग द टाइम शुड बी 65 and 5/11 मिनट्स. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और ये जो 68 मिनट्स हमें गिवन है ये करेक्ट टाइमिंग है, करेक्ट टाइम इंटरवल है 68 मिनट्स, बट क्लॉक में हो रहा है 65 and 5/11 मिनट्स. तो करेक्ट टाइम का वैल्यू है 68. ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट टाइम का वैल्यू है 68 और क्लॉक में हो रहा है 65 and 5/11 मिनट्स. ठीक है, बिकॉज क्लॉक तो एक तरह से ज्योमेट्री है, उसमें कितना टाइम बाद में मिलेगा, तो कितना टाइम बाद मिलेंगे, दोनों रेस कर रहे हैं. ठीक है, तो क्लॉक में टाइम हो रहा है 65 and 5/11 मिनट्स अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉक. एक्चुअल में टाइम हो रहा है 68 मिनट्स. एक्चुअल में टाइम ज्यादा हुआ है बट क्लॉक में टाइम कम हुआ है. देर से मिले हैं, जल्दी मिलना था उनको, जल्दी मिला था बट देर से मिले हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ होगा, क्लॉक ने टाइम लूज किया है. एक्चुअल में 68 मिनट्स स्पेंड हो गए हैं बट क्लॉक में C2 वाली अपनी जो गड़बड़ वाली क्लॉक है उसमें टाइम हुआ है 65 and 5/11 मिनट्स सिर्फ. तो क्लॉक हैज लॉस्ट टाइम, टाइम लूज किया है. ठीक है, और क्वेश्चन फिर ये पूछा है यस हाउ मच डज द क्लॉक लूज इन एन आवर, यानी 60 मिनट्स में कितना लूज करेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. और ये जो एन आर है ये कौन सा होगा, ये भी हमारा एक्चुअल टाइम होगा. अगर एक्चुअल टाइम हमारा 1 आवर है तो क्लॉक ने कितना लूज किया होगा, बिकॉज क्लॉक का टाइम 1 आवर है तो सेंसी क्या मतलब है, फिर क्या लूज करेगी. ठीक है, सो एक्चुअल टाइम अगर 1 आवर है तो कितना लूज किया होगा. ओके, तो 68 में लूज किया है, कितना 68 में लूज किया है. दिस इज 65 and 5/11, तो डिफरेंस हमारा आ रहा है 2 and 6/11 का. 68 - 2 - 2 हुआ 66 और फिर 11/11 - 5/11 यानी 6/11. 2 and 6/11 का डिफरेंस आ रहा है जो कि आ गया इफेक्टिवली 11 × 2 28/11 का डिफरेंस, यानी कि 28/11 लूज कर रही है टाइम इन 68 मिनट्स. 68 मिनट्स में क्लॉक लूज कर रही है टाइम, लूजेज 28/11 मिनट्स. तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 68 मिनट्स में लूज कर रही है 28 मिनट्स. 4 से सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ पे दिस विल बी 17 और ये वैल्यू आएगा 7. 11 × 17 यानी कि 187 मिनट्स में क्लॉक इज लूजिंग 7 मिनट्स. 187 मिनट्स में क्लॉक लूज करिए 7 मिनट्स, तो यानी कि 1 मिनट में कितना लूज करेगी, 7/187. तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स में या 1 आवर में कितना लूज करेगी, तो दैट विल बी 60 × 7/187. So this will be the answer. This much minutes the clock will be losing in 1 hour. क्या ये बात क्लियर है? This will be the answer. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the question is saying hour hand and minute hand of a clock coincide every 64 minutes. एंड आई बिलीव पीछे वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको तुमने ध्यान से समझा होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए हो. अगर फिर भी कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन रहता है तो एक बार फिर से उसको ध्यान से देखो, एक बार फिर से समझो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझो. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं इन एवरी 64 मिनट्स. तो ये 64 मिनट्स किसके होंगे, ये एक्चुअल टाइम होगा, बिकॉज क्लॉक में तो टाइम 65 and 5/11 स्पेंड हुआ होगा, तभी तो आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड किए फिर से एक बार. इजंट इट सो? तो एक्चुअल टाइम हमारा है 64, क्लॉक का टाइम है 65 and 5/11. तो डेफिनेटली क्लॉक में टाइम ज्यादा हो रहा है तो क्लॉक गेन कर रही है, गेन होगा यहाँ पे. और गेन कितना होगा, 64 मिनट्स में गेन हो जाएगा 1 and 5/11 मिनट्स का. तो 64 मिनट्स में गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है हमारा 1 and 5/11 यानी कि 16/11 मिनट्स का गेन हुआ है. क्योंकि क्वेश्चन हमसे गेन के बारे में पूछा, हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लूज इन अ डे. डेफिनेटली गेन करेगी, लूज तो नहीं करेगी. तो लूज नहीं करेगी तो ऑप्शन बी या फिर
डी तो आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ए या सी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, 16/11 मिनट्स गेन कर रही है 64 मिनट्स में टोटल, ये गेन की वैल्यू है, एंड दिस इज एक्चुअल टाइम। तो रेशियो निकाल लेते हैं, 16 से हटा यहाँ बचा 4, तो 44 मिनट्स में क्लॉक इज गेनिंग 1 मिनट, 44 मिनट्स में 1 मिनट गेन करेगी, या 44 आवर्स में 1 आवर गेन करेगी। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक डे में कितना गेन करेगी। तो अगर 44 मिनट्स में 1 मिनट गेन कर रही है तो 1 यूनिट में गेन करेगी 1/44, तो 1 आवर में गेन करेगी 1/24 आवर्स, और 24 आवर में गेन करेगी 24 डिवाइड बाई 44, दिस मच इन आवर्स, बट क्वेश्चन में मिनट्स में आंसर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो 24/44 इंटू 60, ऊपर बचा 6 नीचे बचा 11, 6 इंटू 60 360/11, दिस मच मिनट्स, और ये आ जाएगा 11 3 जार 32, ओके 11 3 जार 33, ठीक है 32 एंड 8/11 मिनट्स का गेन होगा। दिस शुड बी द आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, 32 एंड 8/11 मिनट्स में का गेन करेगी क्लॉक इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the hands of a clock coincide every 80 minutes and that of another coincide every 65 minutes, what is approximate time difference between the two clocks in exactly 24 hours time interval as shown by a different clock? तो यहाँ पे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट टर्म का यूज किया है, यानी कि हमें जो टाइम डिफरेंस है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी हमें लेनी है, और ऑप्शंस गिवन है 200 220, तो ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा बिकॉज अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, दो क्लॉक्स हैं हमारी इस बार जो कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट टाइम शो कर रही है, उनमें से एक क्लॉक में हैंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं 80 मिनट्स के बाद में, तो अगर 80 मिनट्स का हमारा एक्चुअल टाइम हो रहा है और हैंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं इन दैट क्लॉक आफ्टर 80 मिनट्स, सो दैट इंप्लाइज एक्चुअल टाइम जब हमारा हो रहा है 80 मिनट्स, टाइम इन दैट क्लॉक 2, ठीक है, एक्चुअल टाइम मानो क्लॉक 1 है, तो क्लॉक 2 में टाइम कितना हो रहा है 65 एंड 5/11 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली जब एक्चुअल टाइम हमारा हो रहा है 65 मिनट्स का, तो क्लॉक नंबर 3 जो हमारी है उसमें 65 मिनट्स के बाद में हैंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि उसमें टाइम हो रहा है 65 एंड 5/11 मिनट्स। तो फर्स्ट वाले केस में यानी कि C2 हमारा लूज कर रही है टाइम, बिकॉज लेसर टाइम आ रहा है इसमें, 80 मिनट्स एक्चुअल में हुए हैं बट इस क्लॉक में सिर्फ 65 एंड 5/11 मिनट्स हुए हैं, तो लूज कर रही है टाइम, जबकि C3 हमारी गेन कर रही है टाइम, थोड़ा सा ही गेन कर रही है बट गेन तो कर रही है, जितना भी गेन है गेन ही है। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन टू क्लॉक्स इन एग्जैक्टली 24 आवर्स टाइम इंटरवल, और ये जो 24 आवर्स टाइम इंटरवल है ये एक्चुअल टाइम इंटरवल है, यानी कि 24 आवर्स के बाद में कितना टाइम डिफरेंस हो जाएगा। पहली वाली क्लॉक लूज कर रही है टाइम, दूसरी वाली गेन कर रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं स्टार्ट में दोनों में टाइम सेम था, C2 और C3 में टाइम सेम था, क्योंकि हमें देखना है कितना टाइम डिफरेंस हो जाने वाला है, और C2 करेगी लूज, C3 करेगी गेन, तो इनके बीच का गैप है वो वाइडन होगा, बड़ा होगा। ठीक है, C2 की वजह से डिक्रीज करेगा, C2 में तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, टोटल कितना टाइम है 24 आवर्स, यानी कि 24 इंटू 60 मिनट्स होंगे। ठीक है, कितना लूज किया है, अगर एक्चुअल टाइम है हमारा यहाँ पे 80 मिनट्स का, तो 80 मिनट्स में इन C2 क्लॉक टाइम इज 65 एंड 5/11, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा 14 एंड 6/11, तो 14 इंटू 10 140 160/11, तो 80 मिनट्स में लूजिंग 160/11 मिनट्स। ठीक है, तो अगर 80 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि 80 मिनट्स में अगर इतना कर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में कितना करेगा 2/11 मिनट्स, 1 मिनट में करेगा 2/11 मिनट्स, और टोटल मिनट्स कितने हैं 1440 मिनट्स, वो अगर 1 मिनट में कर रहा है 2/11 मिनट्स लूज कर रही है ये क्लॉक, तो 24 इंटू 60 यानी 1440 मिनट्स में कितना लूज करेगी 2880 डिवाइडेड बाई 11 मिनट्स। क्लियर? सिमिलर इन दिस केस 65 मिनट्स में गेन कर रही है क्लॉक हमारी 5/11 मिनट्स गेन कर रही है, तो 13 मिनट्स में गेन करेगी 1/11, या फिर 1 मिनट में गेन करेगी 1/143 मिनट्स। यहाँ पे लूज किया है तो माइनस कर दो। ठीक है, 1 मिनट से 1/43 मिनट्स 1/143 मिनट्स गेन करेगी यानी ऐड होगा, टोटल मिनट्स हमारे 1440, तो 1440 मिनट्स में कितना गेन करेगी 1440 डिवाइडेड बाई 143 मिनट्स,
और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स, रफली 10 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। 10 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एक्चुअल में सारी चीज़ें इंटीजर में ही है, तो 10 मिनट्स हम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट वाले कैसे वैल्यू कितना आ रहा है, 11 से 11 2 22, फिर बचा 68, तो ऑलमोस्ट 262 मिनट्स के आसपास वैल्यू आएगा, इतना लूज करेगी पहली वाली क्लॉक। तो फर्स्ट क्लॉक इज लूजिंग 262 मिनट्स एंड सेकंड क्लॉक इज गेनिंग 10 मिनट्स। तो जो एक्चुअल टाइम है हमारा, इफ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल टाइम, तो फर्स्ट क्लॉक में टाइम हो रहा है 262 मिनट्स लेसर, और सेकंड में हो रहा है 10 मिनट्स ज्यादा। टोटल गैप हो जाएगा 262 प्लस 10, 272 मिनट्स का ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई बिलीव समझ में आया होगा, ठीक है। अदरवाइज एक बार फिर से सॉल्यूशन को ध्यान से समझना, ध्यान से एक बार चेक कर लेना, अपने एंड पे भी सॉल्व करने की कोशिश करना सिमिलरली, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। At any point of time, let x be the smaller of the two angles made by the hour hand with the minute hand on an analog clock in degrees. So during the time interval from 2:30 p.m. to 3 p.m. So what is the minimum possible value of x? The minimum possible value of x क्या होगा? Pause the video and try to solve it. This is a PYQ from ZAT. X is the smaller of the two angles made by the hour hand with the minute hand on an analog clock. और टाइम इंटरवल क्या है? 2:30 से 3 PM के बीच में है। 2:30 पे क्या एंगल बनेगा हमारा? 2:30 पे क्या एंगल बनेगा? क्या एंगल होगा? अब चाहे तो फॉर्मुले से निकाल लो, फॉर्मुले से क्या एंगल बनने वाला है? थीटा आने वाला है हमारा 60 माइनस 30 इंटू 11/2, तो दिस विल बी 330/2, 165, तो 60 माइनस 165 का मॉड विच विल बी 105 डिग्रीज, 105 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो 105 डिग्रीज का हमारा एंगल बन रहा है एट 2:30, और क्वेश्चन पूछा है 2:30 से लेकर 3 PM के बीच में व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो 2:30 के बाद में अब देखोगे तुम एंगल, नाउ दिस इज द एंगल ऑफ 105 डिग्रीज, तो मिनट हैंड तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो एंगल हमारा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते एक टाइम पे द एंगल विल बी 180 डिग्रीज, और एक्स हमारा क्या है? दिस इज स्मॉलर ऑफ द एंगल्स, तो इंक्रीज करके 180 हो जाएगा। अब जब ये 180 से बढ़ना शुरू करेगा तो जो स्मॉलर एंगल है हमारा वो 180 से वापस से छोटा होना शुरू हो जाएगा। जब ये 180 से इंक्रीज करना शुरू करेगा तो अब हमें कौन सा एंगल लेना है? ये वाला एंगल तो इंक्रीज करेगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अब हमको नहीं लेना है। लेट अस से दिस इज द रैंडम पोजीशन, ये हमारी एक रैंडम पोजीशन है। अब हम कौन सा एंगल लेंगे? नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द स्मॉलर एंगल विच विल बी दिस एंगल, ये वाला एंगल हमारा स्मॉलर एंगल होगा, तो अब इस एंगल पे फोकस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट 180 डिग्री होने के बाद में हम फोकस करेंगे स्मॉलर एंगल पे, ठीक है। अब ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो स्मॉलर एंगल हमारा लगातार छोटा हो रहा है। कब सबसे छोटा हो जाएगा? तब सबसे छोटा होगा जब एक्चुअल में 3 PM हो जाएगा, क्योंकि जब 3 PM हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट ये एंगल कब होगा? एग्जैक्टली एट 3 PM विच इज 90 डिग्रीज। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है कि 90 डिग्रीज हमारा एंगल हो जाएगा? इज दिस क्लियर? ठीक है। और इस पूरे पीरियड में कहीं पे भी हमारी क्लॉक के हैंड्स मिल तो रहे थे नहीं, मिलना पॉसिबल नहीं था, कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, तो जीरो होना पॉसिबल ही नहीं था, और बाकी भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। क्या लॉजिक समझ पाए हो क्वेश्चन का? क्लियर? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 90 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Each day on planet M is 10 hours. Each hour is 60 minutes and each minute is 40 seconds. The inhabitants of planet M use 10-hour analog clock with an hour hand, a minute hand and a second hand. If one such clock shows 3 hours 42 minutes and 20 seconds in a mirror, so what will be the time in planet M exactly after 5 minutes? 5 minutes के बाद में टाइम exactly क्या होगा? तो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे कि मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था,
बट हमने वो अपने प्लानट के लिए डिस्कस किया था, अपने प्लानट के क्लॉक्स के लिए डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी तुम मिरर में देखोगे तो मिरर में हमें एग्जैक्टली जो टाइम हमारा दिख रहा है, ठीक है, अगर लेटेस्ट से हमारा टाइम हो रहा है 10:30 तो मिरर में हमको दिखेगा 1:30। अगर 10:30 हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा दिखेगा क्लॉक में। और जब मिरर इमेज देखोगे तुम तो मिरर में क्या दिखेगा, मिरर में आर वाला कांटा पहुंच जाएगा 1 पे, 1 और 2 के बीच में। भाई यहाँ पे 10 और 11 के बीच में होगा, 10:30 पे 10 और 11 के बीच में होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में होगा, और ये तो 6 पे है ही है, तो यानी कि 1:30 हो जाएगा 10:30 हमारा। और इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या समझा था कि दोनों का सम हमेशा 12 आवर्स के बराबर होगा, क्योंकि क्लॉक हमारी क्या है 12 आवर्स टोटल ट्रैवल करती है, तो जितना वो ट्रैवल कर चुकी है, जितना बच गया है वही मिरर इमेज में दिखता है। टोटल सम हमेशा 12 आवर्स होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में हमारा जो क्लॉक है वो डिफरेंट है, क्लॉक डिफरेंट है, और ईच डे ऑन प्लैनेट इज 10 आवर्स, और 10 आवर्स की एनालॉग क्लॉक यूज करते हैं प्लैनेट एम के इनहेबिटेंट, ठीक है, 10 आवर्स की एनालॉग क्लॉक यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा जो सम होगा, सम ऑफ एक्चुअल टाइम एंड रिफ्लेक्टेड टाइम, ये कितना होगा हमारा, प्लैनेट अर्थ पे तो होता है 12 आवर्स, बट यहां पे कितना होगा 10 आवर्स होगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 आवर्स। बस यही कॉन्सेप्ट समझना था। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि 10 आवर्स टोटल टाइम है, बट ईच आवर कंटेन 60 मिनट्स, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ईच मिनट कंटेन्स 40 सेकंड्स, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, अब हमें क्या दिया है, इफ वन सच क्लॉक शोज 3 hours 42 minutes and 20 seconds in a mirror, so what will be the time in planet M exactly after 5 minutes। अब ये जो 5 मिनट है ये कहाँ के हैं, ये प्लैनेट M के 5 मिनट्स हैं, ठीक है, ये अपने प्लैनेट के नहीं है, प्लैनेट M के 5 मिनट्स है, और मिरर इमेज में टाइम शो हो रहा है 3 hours 42 minutes and 20 seconds। तो हमें सबसे पहले तो एक्चुअल टाइम निकालना होगा एट द सेम टाइम, इसके बाद में 5 मिनट्स ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी द प्रोसेस। पहले एक्चुअल टाइम निकालते हैं, तो एक्चुअल टाइम क्या आएगा भाई, 10 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और जैसा हमने अपने प्लैनेट के लिए डिस्कस किया था, यहाँ भी वही सेम चीज कर सकते हैं कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 9 hours and 60 minutes, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स यहाँ पे भी है, प्लैनेट एम पे भी है, तो 9 hours 60 मिनट्स लिख सकते हैं। बट और बेटर, क्योंकि सेकंड्स भी गिवन है, तो 60 मिनट्स को लिख सकते हैं 59 मिनट्स एंड नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हैं 1 मिनट में, 40 सेकंड्स है इस प्लैनेट में, तो 9 59 40 ये लिख सकते हैं। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा जो रिफ्लेक्टेड टाइम है 3 hours 42 minutes and 20 seconds, तो एक्चुअल टाइम की वैल्यू आ गई हमारी 6 17 20। दिस विल बी द एक्चुअल टाइम ऑन प्लैनेट एम। बट क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है 5 मिनट्स के बाद का टाइम क्या होगा, तो 5 मिनट्स इसमें ऐड कर दोगे, +5 कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 6 22 20। दिस विल बी द आंसर। अ वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, बट अगर समझ में नहीं आया, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मिरर इमेज वहां का है, अपने प्लैनेट का नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्स रिस्ट वॉच ऑलवेज शोज द करेक्ट टाइम एंड दैट इंक्लूड्स AM एंड PM, यानी कि किम की रिस्ट वॉच टोटल 24 आवर्स का टाइम शो कर रही है, AM और PM भी शो कर रही है, यानी कि टोटल 24 आवर्स का टाइम शो कर रही है। जिम की रिस्ट वॉच आइडेंटिकल टू किम्स वॉच है इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट इट्स पेस, यानी कि ये या तो स्लो है या फास्ट है, स्लोअर है, विच इज स्लोअर देन द पेस ऑफ किम्स वॉच, स्लो है। एट 12 noon ऑन January 1st, जिम सेट्स हिज वॉच टू द करेक्ट टाइम। January 1st को 12 noon पे जिम ने अपना टाइम करेक्ट टाइम पे सेट किया, यानी कि वही टाइम सेट किया जो कि किम की वॉच पे है, बट एन आवर लेटर इट शोज 12:57 PM। एक आवर के बाद में टाइम शो कर रहा है 12:57 PM, तो ये एक आवर क्या है, ये एक्चुअल टाइम है। तो एक्चुअल टाइम जब 60 मिनट्स हो रहा है, तो जिम की वॉच में टाइम कितना हुआ है, सिर्फ 50 मिनट्स 57 मिनट्स आगे बढ़ी है, 57 मिनट्स सिर्फ ऐड हुआ है इसमें, तो 60 मिनट्स की जगह में सिर्फ 57 मिनट्स हो रहा है, यानी कि दिस इज लूजिंग 3 मिनट्स, है कि नहीं। हिज वॉच इज लूजिंग 3 मिनट्स, 3 मिनट्स लूज कर रही है 1 आवर में, ओके। फिर क्वेश्चन कह रहा है 12 noon ऑन द नेक्स्ट June 1st, जिम रिसेट्स हिज वॉच टू द करेक्ट टाइम। तो June 1st को एट 12 noon जिम अगेन रिसेट्स हिज वॉच टू द करेक्ट टाइम। तो क्वेश्चन आस्किंग ऑन हाउ मेनी इंस्टांसेस बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 12 noon ऑन द 2 dates mentioned do Jim's and Kim's watches show the exact same time
इंक्लूडिंग द AM एंड द PM, एग्जैक्ट टाइम सेम टाइम कितनी बार शो करेगा। और क्योंकि इंक्लूडिंग AM PM की बात कर रहा है, यानी कि 24 आवर्स का क्लॉक हमें लेना पड़ेगा, 12 आवर्स का क्लॉक नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली बार सेम टाइम कब शो करेगा? जनवरी 1 को, क्योंकि तब तो मैच ही कराया है, दैट इज फर्स्ट टाइम, 1 Jan 12 नून यानी 12 PM, दैट इज फर्स्ट टाइम। और लास्ट टाइम कब होगा? जबकि 12 नून पे सेट किया है June 1 को, दैट इज द लास्ट टाइम। ये फर्स्ट वाला इंस्टेंस होगा और लास्ट इंस्टेंस होगा हमारा June 1 एट 12 PM। और टोटल इंस्टेंस कितने होंगे ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम कब करेक्ट टाइम शो करेगा। तो अगर 60 मिनट्स में क्लॉक लूज करी है जिनकी 3 मिनट्स, 60 मिनट्स में लूज कर रही है 3 मिनट्स, तो क्वेश्चन में हमें यह पता लगाना है कि कब 24 आवर्स लूज कर जाएगी, क्योंकि जब 24 आवर्स लूज कर जाएगी तो गलत होने के बाद भी सही हो जाएगी, गलत होने के बाद भी सही हो जाएगी, क्योंकि सेम टाइम शो करेगी AM और PM में भी, यानी कि 24 आवर्स की क्लॉक में सेम टाइम शो करेगी। तो 24 आवर्स कितने टाइम में लूज करेगा? 24 आवर्स का मतलब ये हुआ 24 × 60, 1440 मिनट्स हमें लूज कराना है इस क्लॉक को। और 3 मिनट्स लूज कर रही है 1 आवर में, तो 1 आवर में लूज कर रही है 3 मिनट्स, टोटल लूज कराना है 1440 मिनट्स, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करते हैं इसको? 480 से, 480 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 आवर इंटू 480, यानी कि इन 480 आवर्स दिस क्लॉक विल बी लूजिंग 1440 मिनट्स, यानी कि सेम टाइम शो करेगी। फिर 24 आवर्स लूज कर गई है, यानी कि सेम टाइम शो करेगी। और 480 आवर्स कितने दिनों में होंगे? डिवाइड कर दो 24 से, तो 480 आवर्स विल बी बेसिकली 20 डेज, 20 डेज में हो जाएंगे, 20 डेज में हो जाएंगे, विच इंप्लाइज कि अगर 1 जनवरी 12 PM पे क्लॉक सही टाइम शो करी तो नेक्स्ट टाइम 20 डेज के बाद में शो करेगी, यानी कि 21 जनवरी को शो करेगी, 1 जन के बाद 21 जनवरी को शो करेगी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब हमें सारे के सारे इंस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही 20 डेज मैनुअली ऐड करके सारे के सारे इंस्टेंसेस अपने निकालने पड़ेंगे। ओके, कितने आएंगे टोटल इंस्टेंसेस? तो पहले तो आ रहा है देखो 1 जन को, फिर आ रहा है 21 जन को। 21 जन में 20 ऐड करोगे, 10 ऐड करके 31 जनवरी आ जाएगी, फिर 10 ऐड करके 10 फेब आ जाएगा। अब फरवरी में डेज होते हैं 28 इन जनरल, यहाँ पे हमें ईयर तो मेंशन नहीं है, तो हम 28 ही एज्यूम करते हैं। आई बिलीव कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो 28 या 29 होने पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि एंड में हमें ऐसा कुछ 1-2 दिन का बफर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो 10 फेब 28 का माना हमने, तो 10 में 20 ऐड किया, हो गया 30, यानी कि 2 मार्च विल बी नेक्स्ट इंस्टेंस। फिर 22 मार्च होगा, फिर 20 ऐड किया, हुआ 42, बट मार्च हुआ है 31 का ही, तो 42 में 31 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 11 अप्रैल। भाई 22 में 20 ऐड किया तो आया 42, बट 42 का तो मार्च होता नहीं, तो मार्च के 31 डेज सब्ट्रैक्ट किया, तो 11 अप्रैल नेक्स्ट होगा। 11 अप्रैल में ऐड करोगे 20, आएगा 31, बट अप्रैल होता है 30 का, यानी कि दिस विल बी 1 मई। और फिर 1 मई में ऐड किया 20, तो आएगा 21 में। अब इसके बाद में 20 ऐड करोगे तो 1 जून के बियॉन्ड चले जाएंगे, और हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ 1 जून तक। तो कितने इंस्टेंसेस हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टेंसेस ये हुए, और प्लस लास्ट में अपना जून फेस्ट, टोटल 9 इंस्टेंसेस होंगे। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 9 instances will be there. At 9 times, the 2 clocks will be showing exactly the same time, including the AM and the PM, यानी कि 24 आवर्स में सेम टाइम शो करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज अनदर वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पॉज करके थोड़ा सा टाइम लो इस क्वेश्चन के साथ में, स्पेंड सम टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, और उसको तुम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, पहले अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो, रवि वेंट आउट बिटवीन 5 and 6 PM and returned between 6 and 7 PM. He found that the hands of the clock had interchanged places. So when did Ravi go out? बिल्कुल सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन शानदार है। तो ही फाउंड दैट हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैड इंटरचेंज प्लेसेस, मतलब क्या हुआ कि पहले जहां पे आवर हैंड था और जहां पे मिनट हैंड था, अब वो दोनों पलट गए हैं, यानी कि अब आवर हैंड जहां पे था वहां पे अब होगा मिनट हैंड, और जहां पे मिनट हैंड पहले था वहां पे अब होगा आवर हैंड। इजंट इट सो? ये तो मतलब हुआ कि अगर पहले लेट से हमारा टाइम ऐसे शो हो रहा था, अभी टाइम को इग्नोर करो कि एक्चुअल टाइम की वैल्यूज क्या है, ऐसे समझो कि मान लो कि पहले हमारा दिस वाज आवर हैंड
एंड दिस वाज मिनट हैंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो सेकंड इंस्टेंस में क्या होगा, मिनट हैंड की जगह आ जाएगा आर हैंड, और आर हैंड की जगह आ जाएगा मिनट हैंड। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज हमें पता है, कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें नोन है, दैट इंफॉर्मेशन इज दैट ही वेंट आउट बिटवीन 5 एंड 6 पीएम। तो अगर 5 एंड 6 पीएम के बीच में गया था तो आर हैंड तो हमारा 5 और 6 के बीच में होगा। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, अगर हम टाइम को एस्टिमेट करें तो आर हैंड होगा तो 5 से 6 के बीच में, बट 5 टाइम समथिंग होगा, 5 एंड सम मिनट्स होगा, 5 पीएम एंड सम मिनट्स, है कि नहीं, 5 आवर्स एंड सम मिनट्स। तो डेफिनेटली आर हैंड, आर के हम क्या वैल्यू कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। सिमिलरली जब 6 और 7 के बीच में वो लौटा होगा तो 6 से 7 के बीच में होगा वैसे तो आर हैंड, बट हम कह सकते हैं कि टाइम हमारा होगा 6 आवर्स एंड सम मिनट्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। एक चीज तो ये क्लियर हुआ। तो पहले हम यहाँ पे मेथड सीखेंगे जिससे कि हम अप्रोक्सीमेट करेंगे अपनी वैल्यू को, अप्रोक्सीमेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर मेथड सीखेंगे। क्योंकि कई बार ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कभी, तो हमेशा ऑप्शंस तो गिवन होंगे, तो कई बार सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी अप्रोक्सीमेशन हमको एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा देगा, इसलिए भी वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और इसके बाद में फिर हम सीखेंगे कि प्रॉपरली इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू आ रहा है 5 और सेकंड केस में आ रहा है आर का वैल्यू 6, जब वो लौट के आया है। फर्स्ट केस में मिनट का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि देखो फर्स्ट केस में हमारा, सेकंड केस में जो आवर का जहां पे प्लेस है वहीं पे फर्स्ट वाले केस में मिनट का प्लेस होगा, यानी कि मिनट का हैंड वहीं आसपास होगा, यानी 6 और 7 के बीच में होगा। तो अगर मिनट का हैंड हमारा 6 और 7 के बीच में है, ये थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, अगर मिनट का हैंड हमारा 6 और 7 के बीच में है तो यानी कि या तो 30 मिनट्स हुए होंगे या 35 मिनट्स हुए होंगे। भाई 6 पे होगा 30 मिनट्स होंगे, 7 पे होगा 35 मिनट्स होंगे, यानी कि 30 से 35 के बीच में कोई एक टाइम होगा, यानी कि मिनट्स विल बी बिटवीन 30 एंड 35। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ये बात क्लियर हो गया तो फिर ये बात भी समझ में आना चाहिए कि फिर हमारा ये जो फर्स्ट वाले केस में आर हैंड है 5 और 6 के बीच में, वही सेम हमारा मिनट का हैंड सेकंड वाले केस में 5 और 6 के बीच में होगा। अगर 5 पे हुआ तो 25 मिनट्स में होंगे, अगर 6 पे होगा तो फिर 30 मिनट्स में होंगे, यानी 25 से 30 के बीच में कोई टाइम होगा, 25 से 30 के बीच में कोई टाइम होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि रवि मस्ट हैव वेंट आउट बिटवीन 5:30 एंड 5:35 पीएम। दिस इज अवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, बिटवीन 5:30 एंड 5:35 पीएम, दिस इज अवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इज दैट क्लियर? सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या कहेगा, आप ध्यान से समझो बातों को, अब चीजों को थोड़ा सा, चीजें टिपिकल हो रही हैं, फंसाएंगी तो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो अब हम ध्यान से फोकस करते हैं इस टाइम पे। तो हमारा सेकंड वाले केस में टाइम क्या हो रहा है, 6 आवर्स 25 मिनट्स और 6 आवर्स 30 मिनट्स के बीच में हो रहा है, 6:25 और 6:30 के बीच में हो रहा है। और अगर टाइम हमारा 6:25 से 6:30 के बीच में हो रहा है तो ये जो हमारा आवर हैंड होगा ये 6 और 7 के बीच में एग्जैक्टली कहां पे होगा, ऑलमोस्ट मिडिल में होगा। भाई अगर टाइम हमारा हो रहा है 25 से 30 मिनट्स के बीच में, तो ये आवर हैंड हमारा कहां होगा, ये 6 और 7 के बीच में ऑलमोस्ट मिडिल में होगा, क्योंकि 25 से 30 मिनट्स के बीच का गैप है। Isn't it so? और अगर एक सेकेंड 6 25 30 हो रहा है तो यानी कि जो हमारा आवर हैंड है सेकंड वाले केस में ये ऑलमोस्ट 6 और 7 के मिडिल में होगा, मिडिल में होगा, यानी कि आवर हैंड का कांटा लगभग यहां पे होगा, ऐसे कहीं पे होगा, इसके आसपास होगा, है कि नहीं? भाई 30 से थोड़ा सा छोटा है तो हाफ से थोड़ा सा कम होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो क्या हम यहां से मिनट की वैल्यूज अप्रोक्सीमेट और बेटर तरीके से कर सकते हैं, और बेटर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे एग्जैक्टली हमारा मिनट का कांटा होगा, यहीं पे तो मिनट का कांटा होगा। तो यानी कि मिनट का कांटा हमारा कहां पे होना चाहिए, ऑलमोस्ट मिडिल में होना चाहिए, 32 से 33 के बीच में होना चाहिए, 32 से 33 के बीच में होना चाहिए। और अगर इतना कर दिया तो फिर अब हमें ये भी क्लियर है कि ऑलमोस्ट 5:32 से लेके 5:33 पीएम के बीच में टाइम का वैल्यू होगा। इतने से इन मोस्ट केसेस हमें आंसर अपना मिल जाएगा। और अगर समझ पाओगे तो मजा आएगा तुमको ये बात समझने में। यही सेम चीज अप्लाई करते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस से सेकंड पे जाते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में हमारा टाइम क्या हो रहा है, 5:30 से 5:35 के बीच में हो रहा है। और अगर 5:30 से 5:35 के बीच में हो रहा है, यानी कि जो हमारा आवर का कांटा है फर्स्ट इंस्टेंस में वो कहां पे होगा एग्जैक्टली, वो 5 से 6 के ऑलमोस्ट मिडिल में होगा, ऑलमोस्ट मिडिल में होगा। क्योंकि अगर एग्जैक्टली मिडिल में होता
तो 5:30 हो रहा होगा, तो 5:30 से 5:35 के बीच में है, यानी कि यहाँ भी ऑलमोस्ट मिडिल में होगा, इस जगह पे होगा। और यहीं पे एग्जैक्टली हमारा सेकंड वाले केस में आएगा मिनट का कांटा, यानी कि हमारा टाइमिंग क्या हो जाएगा 27 से 28 के बीच में होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हम दोनों केसेस अप्रोक्सीमेट तो कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करना है तो और क्लोज जा सकते हो, जरूरत नहीं है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेशन सिर्फ एक मेथड है जो कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम अप्रोक्सीमेशन करके भी अपनी चीजों को और बेटर एनालाइज कर सके। बट एक्चुअल मेथड क्या होगा, एक्चुअल टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? अगर सारे के सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, एब्सोल्युटली क्लोज हैं, उनके बीच में 1 मिनट का भी गैप नहीं है, तब कैसे सॉल्व करोगे? तो वो बात भी समझते हैं, ठीक है, उस बात को भी समझते हैं। देखो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमारा आर हैंड जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो इन दिस, ये पिक्चर नंबर 1 है हमारी, एंड दिस इज पिक्चर नंबर 2, ठीक है। अगर तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में और पिक्चर नंबर 2 में, तो पिक्चर नंबर 1 में जो आर हैंड हमारा एंगल बना रहा है, इफ दिस एंगल इज थीटा 1, तो पिक्चर 2 में जो मिनट हैंड है वो थीटा 1 एंगल बनाएगा, है कि नहीं? यानी कि पहले वाले केस में जो आर हैंड का एंगल है वही सेम मिनट हैंड का एंगल होगा सेकंड वाले केस में, है कि नहीं? R1 का बनाया हुआ एंगल मिनट 2 के बनाए हुए एंगल के बराबर होगा। और सिमिलरली मिनट हैंड जो फर्स्ट वाले केस में एंगल बना रहा है, इफ दिस एंगल इज थीटा 2, तो यही सेम एंगल हमारा आर हैंड बना रहा होगा सेकंड केस में, दिस विल आल्सो बी थीटा 2। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इक्वेशन बनाएंगे अपनी, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपनी इक्वेशन बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब इक्वेशन बनाते हैं अपनी। एंगल मेड बाई आर हैंड इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन द सेकंड केस। और आर हैंड कितना एंगल बनाएगा फर्स्ट केस में? अगर फर्स्ट केस में टाइम हमारा हो रहा है लेट अस से 5 आवर्स एंड m1 मिनट्स, और सेकंड केस में टाइम मारते हैं 6 आवर्स एंड m2 मिनट्स, दीज आर द टाइम वैल्यूज। तो एंगल मेड बाई आर हैंड कितना होगा फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में एंगल मेड बाई आवर हैंड कितना होगा? आवर की पोजीशन है, आवर 5 आवर्स हो चुके हैं, 5 आवर्स की वजह से होगा 5 इंटू 30, 30 इंटू 5 और प्लस 0.5 ड्यू टू मिनट, क्योंकि 1 मिनट की वजह से कितना मूव करता है आर हैंड? 0.5 मिनट्स, 0.5 डिग्रीज, तो 0.5 इंटू m1, दिस विल बी एंगल मेड बाई आर हैंड इन द फर्स्ट केस, ठीक है, थीटा एंगल मेड बाई आर हैंड इन द फर्स्ट केस। और सेकंड केस में एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन द सेकंड केस, ये वैल्यू क्या होगा? m2 है अगर, तो इफ दिस इज इक्वल टू m2, तो मिनट हैंड कितना मूव करता है, कितना एंगल बनाता है? 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्रीज, तो दैट विल बी 6m2, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट 6m2 इज इक्वल टू 30 इंटू 5 प्लस 0.5 m1, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड बाय द सेम लॉजिक अब तो सेकंड इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या है, r का वैल्यू 6 आ रहा है, 30 इंटू 6 प्लस 0.5 इंटू m2, दैट विल बी इक्वल टू 6m1, बस m1 की जगह m2 इंटरचेंज कर दिया हमने भी यहाँ पे, दोनों इक्वेशन बन गई हमारी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आता है? अब बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा अपना, बस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ तुम्हें? ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा हमारा, दिस इज 6m2 और ये 0.5 m1 है, इसको राइट हैंड साइड में क्या होगा जो, तो हो जाएगा 6m2 माइनस 0.5 m1, डबल कर देते हैं तो 12m2 माइनस m1, दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज 150 इंटू 2 300 आ गया। और सेकंड कैसे वैल्यू आ रहा है 12m1 माइनस m2 एंड दैट इज इक्वल टू 180 इंटू 2 360। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। और क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, व्हेन डिड रवि गो आउट, यानी कि हमें वैल्यू पता लगानी है m1 की, m1 क्या होगा, क्योंकि m1 की वैल्यू पता लगानी तो हम समहाउ m2 का एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। m2 को यहाँ से एलिमिनेट कर दें, यानी कि सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो अगर 12 से, और फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो m2 एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो 12m2 पहले वाले केस में आ रहा है, ये वैल्यू आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, तो 12m2 माइनस 12m2 हो जाएगा, और यहाँ पे m1 आएगा एक बार, और यहाँ पे आएगा 12 12 144 m1, यानी कि 143 m1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 144 माइनस 1, m2 तो कैंसिल आउट हो गया, 143 m1 दैट विल बी इक्वल टू 360 इंटू 12, दैट इज 4320 प्लस 300, तो 143 m1 हमारा इक्वल टू आ गया है 4620 के। और 143 क्या होता है, दिस इज 11 इंटू 13, और राइट हैंड साइड हमारा 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो 11 से काट दिया, यहाँ बचा 13, और यहाँ पे 11 4 44 बचा 420, यानी कि m1 की वैल्यू आ जाएगी 420 बाई 13, 13 3 39, बचा 30 32
and 4/13 minutes. That will be the value of M1. यानी कि रवि went out at 5:32, 4/13 PM. This is answer to this very beautiful question. क्या ये बात क्लियर है? ओके और फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, अप्रोक्सीमेट किया था 5:32 से लेके 5:33 PM के बीच में, है कि नहीं? और यहां भी हम अगर और प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते तो ये देख पाते कि 532.5 से छोटा वैल्यू होगा। क्यों 532.5 से छोटा वैल्यू होगा? बिकॉज ये हमारा 30 मिनट से लेसर वैल्यू आ रहा है। तो और अगर अप्रोक्सीमेट करना हो तो और कर लेते, बट क्या दोनों मेथड समझ में आते हैं? क्या दोनों मेथड समझ में आए? बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, शानदार इन द सेंस कि बहुत ही समझने वाला। यहाँ पे एक अच्छा खासा चीजें हमें क्लियर हुई होंगी, तुम्हें भी चीजें समझ में आई होंगी कैसे हमने चीजों को क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। क्योंकि अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन को नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है क्लॉक के वो प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखा। एंड आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इन सारे सेशंस में तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और तुम्हें मजा आया होगा, क्लॉक में सारी बातें समझ में आई होंगी। और अभी आज के बाद तुम कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन करोगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? कितना कैसा भी डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन हो, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? स्पेंड सम टाइम विद द क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज तुम्हें समझाने की कोशिश करेगी, तो जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लैंग्वेज है, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग है, किसी और प्लैनेट के बारे में, क्लॉक के बारे में बात कर रहा है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उस प्लैनेट की क्लॉक में आवर कितने हैं दिन में, एक आवर में मिनट्स कितने हैं, एक मिनट में सेकंड्स कितने हैं। अकॉर्डिंगली फिर हमें अपना जो प्लान है वो सेटअप करना पड़ेगा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन इसके समझ में आएंगे और सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर करना है। तुम लोग कई बार पूरा सेशन देखते हो, तुमको अच्छा भी लगता है, बट स्टिल लाइक नहीं करते हो, ठीक है? लाइक करो और इफ पॉसिबल सभी से है बट बहुत लोग करते ही हो, तो अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए तो डेफिनेटली इस सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है? और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।